कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी महामारी के साथ होती है, जहां इंसान वायरस की चपेट में आते ही ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे थे। यहाँ तक कि सरकार इसे रोकने की हर नामुमकिन कोशिश करती है, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती। देखते ही देखते पूरा न्यूयॉर्क शहर इस वायरस की चपेट में आ जाता है। इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है और हम ल्यूक को देखते हैं, जो टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। मगर तभी अचानक टीवी का सिग्नल खराब हो जाता है और इमरजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्ट होने लगती है। इस बीच ल्यूक अपनी माँ को ढूंढने निकल जाता है और तभी वहाँ उसकी बहन एबिगेल भी आ जाती है। यहाँ वे दोनों अपनी माँ से मिलते हैं, जो पहले ही काफी तनाव में होती हैं और सामान पैक कर रही होती हैं। वे सभी सामान पैक करके घर से बाहर निकले ही थे कि तभी एक ज़ॉम्बी माँ और ल्यूक पर हमला करके उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है। एबिगेल कार के नीचे छिपकर यह सब देख रही होती है। इतने में माँ अब ज़ॉम्बी में तब्दील होकर एबिगेल पर हमला करने निकल पड़ती है, मगर तभी वहाँ पर कैसियस नाम का एक व्यक्ति आ जाता है, जो माँ को गोली मारकर एबिगेल की जान बचा लेता है। इस तरह 10 साल बीत जाते हैं और दुनिया की 90% आबादी इस महामारी का शिकार बन चुकी होती है। बचे कुचे लोग किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचकर सरवाइव कर रहे होते हैं। इस बीच एबिगेल कैसियस के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रही होती है, ताकि वह मजबूत रहकर खुद को उन ज़ॉम्बीज से बचा सके। कैसियस एबिगेल को स्नाइपर चलाना सिखाता है, ताकि उसका निशाना मजबूत हो सके। एक रात वे दोनों लंबे सफर के बाद आराम कर रहे होते हैं। इस बीच कैसियस बताता है कि वह किस तरह अलग अलग बीज इकट्ठा करना चाहता है, ताकि आगे चलकर वह खुद का एक गार्डन बना सके। अगली सुबह वे दोनों फिर से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। इस बीच उनकी नजर फील्ड में मौजूद एक इंसान पर पड़ती है, जो कुछ ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा रहा होता है। तब कैसियस एबिगेल को इशारा करता है ताकि वह उस ज़ॉम्बी को शूट कर दे, पर जब एबिगेल उस ज़ॉम्बी पर शूट करती है, तब उसका निशाना चूक कर उसी इंसान पर लग जाता है। इस तरह उनका यह मिशन फेल हो जाता है। मगर अब कैसियस इस मौके को यूं ही जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह एबिगेल के साथ मिलकर उस आदमी के बचे खुचे सामान को इकट्ठा करने लगता है। वहीं एबिगेल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह इस पर पछतावा भी करती है। मगर जब वे दोनों यहाँ से जाने ही वाले थे, तभी वहाँ उस मरे हुए आदमी के बाकी साथी भी आ जाते हैं। अब इधर माहौल काफी बिगड़ जाता है। उन लोगों ने जब देखा कि कैसियस उनके साथी का सामान लेकर जा रहा है, तो वे उसे अपने दोस्त का कातिल मान लेते हैं। इस दौरान एबिगेल को भरोसा होता है कि वह बातचीत करके मामला सुलझा लेगी, पर वह गलत साबित होती है। पर तभी एबिगेल मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला कर देती है। इस बीच कैसियस भी उन पर हमला कर देता है। इधर माहौल को बिगड़ता देख मेघन नाम की एक महिला कार से बाहर उतरती है। वह कैसियस और एबिगेल को समझाती है कि उन्हें उनकी टीम में शामिल हो जाना चाहिए, पर जब तक कैसियस कुछ कह पाता, तब तक अचानक ज़ॉम्बीज की भीड़ उन पर हमला कर देती है। अब हर कोई उन ज़ॉम्बीज का सामना करके अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। इस बीच एबिगेल और कैसियस मेघन और उसके पति के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर बातचीत के दौरान मालूम चलता है कि मेघन 8 महीने की प्रेग्नेंट है और वह अपने पति डेविड के साथ थी। कैसियस उससे पूछता है कि आखिर वह ऐसे हालात में उन लोगों के साथ क्या कर रही थी। मेघन बताती है कि वो लोग बॉट टाउन जा रहे थे, एक ऐसा सेफ टाउन जो नदी के बीच बना है और जहाँ ज़ॉम्बी पहुंच ही नहीं सकते। उसे उम्मीद थी कि वहाँ कोई डॉक्टर मिल जाएगा जो उसकी प्रेगनेंसी में मदद कर सके, लेकिन शहर के बिल्कुल पास पहुंचकर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब कैसियस ने गाड़ी चेक की, तो पता चला कि इंजन पर गोली लगी है, जिसके वजह से वो पूरी तरह खराब हो चुका है। अब कोई चारा ना होने पर उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। सब लोग धीरे धीरे उस सुनसान शहर से गुजरने लगते, जहाँ चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान तक न हो। हर कोई बिना कुछ बोले बस सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं सूरज ढलने के साथ कैसियस ने डिसाइड किया कि उन्हें पास की एक बिल्डिंग में रुकना चाहिए, क्योंकि रात में चलना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। अंदर जाने से पहले कैसियस ने चारों तरफ छोटे छोटे ट्रैप लगा देता है, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी या लुटेरे आए तो उन्हें पहले से पता चल जाए। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था। मेगन के ग्रुप के कुछ लोग, जिन्हें पहले काटा गया था, अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। इस बीच कुछ ज़ॉम्बीज उस खराब पड़े कार तक भी पहुंच जाते हैं। ये देखकर साफ हो जाता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज उन लोगों का पीछा कर रहे हैं। अगले दिन जब एबिगेल बिल्डिंग के अंदर इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे नीचे से कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है। वो कैसियस को बताने ही वाली थी कि अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आके सीधे उसके तरफ दौड़ पड़ता है। एक पल के लिए वो डर से जम जाती है, लेकिन तुरंत उसकी ट्रेनिंग के पल याद आते हैं। वो ज़ॉम्बी के हाथों से बचते हुए ऊपर की तरफ भागने लगती है और सही मौका देखकर उसे जोर से धक्का देके पीछे धकेल देती है। इस तरह ज़ॉम्बी सीधे ऊपर से नीचे गिर जाता है। खतरा टलते ही कैसियस ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत
सबको वहां से निकलने को कहा क्योंकि आवाज सुनकर और जॉम्बी आ सकते थे। इस तरह वो सभी आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। अगले ही पल वो सब शहर छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलते चलते एबिगेल चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि पास में एक छोटा एयर स्ट्रिप है जहाँ छोटे प्लेन खड़े रहते हैं। वो ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि उसके पिता एक पायलट थे और वो वहीं काम भी किया करते थे। एबिगेल का मानना था कि अगर उन्हें वहाँ कोई प्लेन मिल गया तो उनका सफर बहुत आसान और तेज हो जाएगा और जॉम्बी का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। ये सुनकर सब मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एयर स्ट्रिप की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ पहुँचने लगते हैं माहौल भी बदलने लगता है। रास्ते में उन्हें 2 लाशें मिलती हैं जिन्हें गोली मारी गई थी। ये साफ था कि उन्हें जॉम्बी ने नहीं बल्कि इंसानों ने मारा था। ये देखकर सबके मन में एक नया डर बैठ जाता है। अब खतरा सिर्फ जॉम्बी नहीं थे, इंसान भी उतने ही खतरनाक हो चुके थे। उसी समय एक परिवार दूर एक बिल्डिंग के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद कैसियस ने एक गाड़ी का ट्रंक खोला और अंदर देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आई। वहाँ एक व्हील चेयर रखी थी। ये मेघन के लिए बिल्कुल सही था, जिससे वो जल्दी और आराम से चल सके। अब वो पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते थे। आखिरकार वो एयर स्ट्रिप तक पहुंच जाते हैं। एबिगेल बिना समय गंवाए एक हैंगर की तरफ बढ़ती है। कुछ देर की बेचैनी भरी तलाश के बाद उसकी नजर एक प्लेन पर पड़ती है जो बिल्कुल सही हालत में था। उसे देखकर सबके अंदर उम्मीद जाग जाती है कि वो इसके जरिए यहाँ से कहीं सेफ जगह जा सकते हैं। लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था क्योंकि वो प्लेन पिछले 10 सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था और कोई नहीं जानता था कि वो उड़ने लायक है भी या नहीं। जरा सी गड़बड़ी उनकी जान पर भारी पड़ सकती थी। डेविड तुरंत प्लेन के इंजन को ठीक करने में लग पड़ता है, जबकि कैसियस एबिगेल को साथ लेकर फ्यूल ढूंढने निकल पड़ता है। पूरा एयर स्ट्रिप सुनसान पड़ा था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं उन्हें जरूरी फ्यूल मिल जाएगा। उधर वही परिवार जो पहले बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ था, जॉम्बी के हमले का शिकार हो जाता है। एक बेहद ताकतवर जॉम्बी के लीड में पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। जॉम्बी अब बहुत पास आ चुके हैं और समय बहुत कम है। थोड़ी ही देर में जमीन हिलने जैसी आवाजें आने लगी और उन्होंने देखा एक बड़ा झुंड सीधे एयर स्ट्रिप की तरफ बढ़ रहा है। कैसियस ने तुरंत सबको प्लेन में चढ़ने का इशारा किया। डेविड कॉकपिट में भागकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। वहीं कैसियस लगातार गोली चलाकर जॉम्बी को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार इंजन स्टार्ट हो गया और बिना 1 सेकंड गंवाए प्लेन उड़ान भर लेता है, ठीक उसी वक्त जब जॉम्बी उनके पीछे पहुंचने वाले थे। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक जॉम्बी उछलकर प्लेन पर चढ़ जाता है और सीधे कैसियस की तरफ बढ़ने लगता है। किसी तरह कैसियस उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। प्लेन हवा में तो आ गया था, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही मिनटों में इंजन गड़बड़ करने लगा। अचानक प्लेन नीचे गिरने लगता है और फिर जोरदार टक्कर के साथ एक पेड़ से टकरा पड़ता है। क्रैश बहुत खतरनाक था, लेकिन किस्मत से सभी लोग बच जाती है। सबको हल्की फुल्की चोटें आईं, पर जान बच गई। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अपना सामान उठाया और फिर से पैदल सफर शुरू कर दिया। घंटों चलने के बाद उन्हें एक छोड़ा हुआ रेलवे स्टेशन मिला। वहाँ उन्होंने थोड़ा आराम करने का फैसला किया क्योंकि अब भी उन्हें नदी तक पहुँचने के लिए 2 दिन और चलना था। बाद में डेविड ने अपनी पत्नी से कहा कि वो एक ट्रेन के डिब्बे में आराम करे और खुद चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो उसे सच नहीं बता पाया था। असल में उसके पैर में जॉम्बी ने काट लिया था और इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था। उसे डर था कि अगर वो बदल गया तो अपनी ही पत्नी को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए वो उससे दूर जाने का फैसला कर चुका था। उधर कैसियस को ट्रेन के बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो देखने गया तो उसने मेघन को चुपचाप खाना ढूंढते हुए पाया। वो भूख से परेशान थी। कैसियस ने उसकी मदद की और एक डिब्बा खोलकर उसे खाने को दिया। उस खौफ भरी हालत में भी दोनों के बीच कुछ देर का सुकून भरा पल आया। अगले दिन सब फिर अपने सफर पर निकल पड़े। वो लंबे लंबे मैदानों से गुजरे, घने जंगलों में आगे बढ़ते गए जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई निशान नहीं था। लेकिन चलते चलते कैसियस को डेविड में कुछ अजीब सा बदलाव दिखने लगा। उसका बिहेवियर अलग हो गया था। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। कैसियस ने सही मौका देखकर उसे अलग ले जाकर पूछा कि आखिर बात क्या है। कुछ पल चुप रहने के बाद डेविड ने आखिर सच बता दिया कि उसे जॉम्बी ने काट लिया था। असल में इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था और डेविड को पता था कि अब उसके बदलने में ज्यादा वक्त नहीं है। शाम होते होते वो लोग एक अच्छे से बने हुए घर के पास पहुंचते हैं। वहीं घर देखकर लगा कि शायद वहां कोई रहता है। जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक आदमी अंधेरे से बाहर आता है, जिसके हाथ में हथियार मौजूद थम। उसने सबको ध्यान से देखा और सख्त आवाज में कहा कि अपने हथियार एक बॉक्स में रख दो। मजबूरी में कैसियस ने उसकी बात मान ली और समझाया कि वो लोग बस खाने की तलाश में हैं, क्योंकि उनका सारा सामान खत्म हो चुका है। जैसे ही उन्होंने हथियार नीचे रखे, माहौल थोड़ा शांत हुआ। हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी उतना खतरनाक नहीं था जितना दिख रहा था। उसका नाम नॉर्थ था। उनकी कहानी सुनने के बाद उसने उन्हें अपने घर में रहने दिया। सिर्फ रहने की जगह ही नहीं, उसने उन्हें ढेर सारा खाना भी दिया बिना कोई सवाल जवाब किए। इतना ही नहीं, उसने उन्हें अपने घर की सारी सुविधाएं इस्तेमाल करने दी। इतने
समय बाद पहली बार कैसियस और बाकी लोगों को थोड़ी राहत मिली। घर में रहते हुए कैसियस को एक पुराना लैपटॉप मिलता गज जो अभी भी काम कर रहा था। उसने जैसे ही उसे चलाया उसमें अपनी पत्नी के साथ पुरानी तस्वीरें दिखीं, जिन्हें देखकर उसकी पुरानी यादें और दर्द फिर से ताज़ा हो जाती हैं। उधर एबिगेल भी चुपचाप बैठी अपने पुराने दिनों को याद करने की कोशिश कर रही थी। शाम होते होते सब लोग लिविंग रूम में बैठे थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। लेकिन तभी नॉर्थ, जो अभी तक बिल्कुल शांत था, अचानक अजीब तरह से बात करने लगा। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो जंबी वायरस फैलने की बात पर खुश हो रहा था। डेविड को खुद में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती हैं। उसे वही डरावना एहसास फिर से आने लगा जैसा उसे तब हुआ था जब उसे काटा गया था। अचानक नॉर्थ का असली चेहरा सामने आ गया। उसने एक अजीब सा डिवाइस निकाला और उसे ऑन कर दिया। एक तेज ऊर्जा की लहर पूरे कमरे में फैल गई और सब लोग वहीं बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो सच्चाई सामने थी। नॉर्थ कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो एक पागल साइंटिस्ट था जो जिंदा और मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था। उसकी सारी अच्छाई सिर्फ एक जाल थी ताकि वो उन्हें फंसा सके। उसका प्लान था कि वो अपने पालतू जंबी को उनके पीछे छोड़ दे ताकि वो उन्हें काट कर इन्फेक्ट कर दे। लेकिन इस बार सब कुछ उसके हिसाब से नहीं हुआ। डेविड, जो आधा इन्फेक्ट हो चुका था, अब एक आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। डेविड की मदद से बाकी लोग भी आजाद हो गए। उन्होंने तुरंत अपने हथियार वापस उठाए। अब वहां रुकना मतलब मौत को बुलाना था। सब लोग तुरंत घर से बाहर भागे और नॉर्थ की गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। वो रात के अंधेरे में उस पागल साइंटिस्ट से बचकर भागने लगते हैं। सफर के दौरान मेगन, जो अब तक चुप थी, अचानक दर्द से कराहने लगती है। असल में अब उसके डिलीवरी टाइम आ चुका था। आगे बढ़ते ही कई जॉम्बीज ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं आगे घने पेड़ थे, रास्ता बंद था, जिसके कारण सबको पैदल ही भागना पड़ता है। सब लोग डर के मारे भाग रहे थे और जॉम्बी तेजी से पास आ रहे थे। तभी डेविड को समझ आ गया कि मेगन अब और नहीं भाग पाएगी। उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद रुक गया ताकि बाकी लोग बच सकें। वो पूरी ताकत से जंबी से लड़ने लगता है। इस तरह उसने कई जंबी गिरा दिए, लेकिन वो ताकतवर जंबी उस पर टूट पड़ा। इस दौरान डेविड ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाया और आखिर में लड़ते लड़ते वहीं खत्म हो गया। उधर बाकी लोग भागते रहे, लेकिन जंबी उन्हें घेरने ही वाले थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। वहां पर बॉट टाउन के गार्ड्स आ जाते हैं। वो अगले ही पल जंबी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। किसी तरह कैसियस और बाकी लोग बच जाते हैं। उन्हें तुरंत बॉट टाउन ले जाया गया, जहां मेगन को डॉक्टर जोशी के पास ले जाया जाता है ताकि उसकी डिलीवरी हो सके। अगले दिन नॉर्थ जंगल में घूम रहा था, तभी उसे डेविड की लाश मिलती है। उसे समझ आ गया कि बाकी लोग पास ही हैं और अब वो बदला लेने के और भी एक्साइटेड हो जाता है। उधर बॉट टाउन में कैसियस और एबिगेल की मुलाकात जॉर्ज से होती है, जो वहां का लीडर था। जॉर्ज उनका अच्छे से स्वागत करता है। बॉट टाउन उन गिनी चुनी जगहों में से एक था जहां अभी भी लोग सुरक्षित थे। उसने एबिगेल से कहा कि वो जल्द ही यहां से निकल जाएं, लेकिन इस बार एबिगेल ने साफ मना कर दिया। इतने सालों बाद पहली बार वो अपने उम्र के लोगों के बीच थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जोशी कैसियस के पास आई और उसने एक खबर दी। मेगन ने एक हेल्दी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। ये सुनकर कैसियस अंदर से टूट गया। वो तुरंत मेगन के पास चला जाता है। इसलिए उसने कैसियस से एक आखिरी गुजारिश की। उसने कहा कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। मरने से पहले मेगन ने कैसियस को एक नेकलेस दिया जिसमें उसकी और डेविड की फोटो थी। कैसियस बाहर से कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन वो उस नवजात बच्ची को छोड़ नहीं पाया। इस दुनिया ने पहले ही उससे बहुत कुछ छीन लिया था। अब वो एक और मासूम को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उधर नॉर्थ भी आखिरकार बॉट टाउन तक पहुंच गया। उसके सामने चारों तरफ से जंबी का एक बड़ा झुंड आ गया, लेकिन डरने के बजाय नॉर्थ के चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। यही तो वो चाहता था। जो जंबी पहले उसके कंट्रोल में थे, अब वही उसकी सेना बनने वाले थे और उनके साथ वो अपना सबसे बड़ा बदला लेने वाला था। बॉट टाउन में वापस एबिगेल धीरे धीरे उस सुरक्षित जिंदगी में ढलने लगी। वहीं उसकी मुलाकात रॉड्रिक से होती है, एक खुश मिजाज लड़का जिसने उसे एक पार्टी में बुलाया। इतने समय बाद पहली बार उसे अपने उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका मिला और वो रात थोड़ी नॉर्मल लगने लगती है। लेकिन तभी अचानक रॉड्रिक कहीं गायब हो जाता है। पहले एबिगेल को लगा वो बस कहीं चला गया होगा। अगले ही पल वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ढूंढते ढूंढते वो बॉट टाउन की एक शिप के इंजन रूम तक पहुंच गई। वहां हल्की रोशनी थी और मशीनों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक रिमोट पर पड़ी जो कंट्रोल पैनल पर रखा था। जिज्ञासा में वो उसे उठाने लगी। उसका हाथ बटन दबाने ही वाला था कि तभी अचानक ऑट्रिक पीछे से आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जल्दी से बताया कि ये कोई आम रिमोट नहीं है। अगर ये बटन दब गया तो बॉट टाउन की हर शिप में लगे बम फट जाएंगे। ये एक इमरजेंसी प्लान था। अगर कभी जंबी शहर में घुस जाएं तो पूरा शहर खुद ही खत्म कर दिया जाए ताकि वायरस और ना फैले।
साथ ही उन्होंने एक सीक्रेट रास्ता भी बनाया था, जमीन के नीचे से जाने वाला रास्ता जो नदी पार करके लोगों को सुरक्षित जगह तक ले जाता था। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अचानक नॉर्थ अपनी जंबी सेना के साथ बॉट टाउन पर हमला कर देता है। उसके अजीब डिवाइस की मदद से वो जंबी को कंट्रोल कर रहा था। देखते ही देखते पूरा शहर अफरा तफरी में बदल गया। जंबी हर तरफ फैल गए, लोग भागने लगे और कई लोग मारे गए। हालात बिगड़ते देख बॉट टाउन के लीडर जॉर्ज ने तुरंत फैसला लिया। उसने सभी युवाओं को कहा कि वो लोगों को उस सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर निकालें। उधर कैसियस, जो मेगन के बच्चे को जोसी के पास सुरक्षित छोड़ चुका था, तुरंत लड़ाई में शामिल हो गया और उसी पल एक जंबी ने उसे धक्का दे दिया। वो सीधे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ऊपर खड़ा नॉर्थ ये सब देख रहा था। उसने जंबी को रोक दिया। वो कैसियस को मरने नहीं देना चाहता था क्योंकि उसके लिए उसने कुछ और ही प्लान बना रखा था। नॉर्थ इस पल का मजा लेते हुए खुद नीचे उतरा ताकि कैसियस को अपने हाथों से खत्म कर सके, लेकिन कैसियस अभी हार मानने वाला नहीं था। बची खुची ताकत से उसने जोरदार हमला किया और किसी तरह नॉर्थ के जंबी कंट्रोल डिवाइस पर वार कर दिया। जो जंबी अब तक नॉर्थ के कंट्रोल में थे वही उसके खिलाफ हो गए और देखते ही देखते उसे घेर कर खत्म कर दिया। जिस इंसान ने जंबी को कंट्रोल किया था वही उनके हाथों मारा गया। उधर एबिगेल और कैसियस किसी तरह बचते बचाते भाग रहे थे, लेकिन तभी उनका सामना सबसे ताकतवर जंबी से हो गया। लेकिन तभी एबिगेल की नजर उसकी आंखों पर पड़ी और वो जम सी गई। वो कोई आम जंबी नहीं था, वो उसका अपना पिता था जिससे वो भाग रही थी। वो असल में उसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये सच्चाई तोड़ देने वाली थी, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। उन्हें तुरंत वहां से भागना पड़ा क्योंकि रॉड्रिक बम एक्टिव करने वाला था। जैसे ही बाकी लोग सीक्रेट रास्ते से निकलने लगे और फिर एक पल में सब खत्म हो गया। रॉड्रिक ने बम उड़ा दिए और पूरा बॉट टाउन आग और धमाके में खत्म हो गया। एबिगेल और कैसियस किसी तरह उस धमाके से बचकर बाहर निकल आए। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। वो ताकतवर जंबी जो एबिगेल का पिता था, उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गया। अब वो और भी खतरनाक लग रहा था। कैसियस उसके सामने खड़ा हो गया, पूरी ताकत से लड़ते हुए ताकि बाकी लोग बच सकें, लेकिन धीरे धीरे वो जंबी उस पर भारी पड़ने लगा। तभी एबिगेल ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उसने अपना हथियार उठाया। दिल टूट रहा था लेकिन उसने गोली चला दी। उसने अपने ही पिता को मार दिया क्योंकि वो कैसियस को नहीं खो सकती थी। वो इंसान जिसने उसे बचाया, उसे पाला और उसके लिए पिता जैसा बन गया। आखिरकार सारे ज़ॉम्बी खत्म हो गए, लेकिन अब उनके पास लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनकी दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी थी। तब कैसियस ने एक नया फैसला लिया। वो सबको एक द्वीप पर ले जाएगा जहाँ वो फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकें। हाथ में बीज लिए उम्मीद के साथ वो सब एक नई शुरुआत के लिए निकल पड़े और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।